कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सुश्री सैल कुमारी को, वो कि आए और डॉक्टर रवि रंजन सर के बारे में परिचय दें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाए। मैडम प्लीज। धन्यवाद सर। मैं सैल कुमारी अहिरवार, सहायक प्राध्यापक हिंदी। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी हिंदी का वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य और अस्मिता विमर्श पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। उद्घाटन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता प्रोफेसर रवि रंजन सर का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। महाविद्यालय परिवार की ओर से भी मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि आपके जैसा प्रतिष्ठित साहित्यकार आज हमारे बीच उपस्थित है। सर का संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर, आप वर्तमान में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग मानविकी संकाय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका जन्म 1 जनवरी 1962 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। आपने पीएचडी की उपाधि 1992 हैदराबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्राप्त है। आपने 1993 से अब तक और 1 अगस्त 2006 से प्रोफेसर और जनवरी 2010 से जनवरी 2013 तक हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किए। आपने भक्ति काव्य, आधुनिक हिंदी कविता, आलोचना, साहित्य का समाजशास्त्र, विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में आपने विशेषज्ञता हासिल की है। आपकी कई आलोचनात्मक रचनाएं प्रकाशित हैं तथा विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक निबंध और शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। सर, आप राजेंद्र प्रसाद स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आप नवंबर 2015 से सितंबर 2018 तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा वारसा विश्वविद्यालय पोलैंड में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने बहुमूल्य वचनों से अनुग्रहित करें। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, हिंदी विभाग के मित्र, शासन से जुड़े तमाम उच्चाधिकारी, देवियों और सज्जनों, मुझे इस बात का गहरा संतोष है और इस बात की खुशी है कि आपने हमको याद किया और इस विषय पर हिंदी साहित्य और अस्मिता विमर्श, इस विषय पर व्याख्यान के लिए कुछ बातचीत करने का एक मौका आपने मुझको दिया। मैं थोड़ा सा आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं और उसकी वजह यह है कि जिसको हम आइडेंटिटी डिस्कोर्स कहते हैं, तो ये जो आइडेंटिटी डिस्कोर्स है, यह जो अस्मिता विमर्श है, उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ये हिंदी साहित्य में बिल्कुल आरंभिक समय से होता चला आ रहा है। जब उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत में संघर्ष चल रहा था, उस जमाने में
जो हमारे साहित्यकार थे, उन्होंने भारत की जातीय अस्मिता की खोज के लिए लगातार अपनी रचनाओं में भिन्न भिन्न तरीके से, कलात्मक तरीके से उन्होंने प्रयास किया। आप देखें, अगर भारतेंदु का बलिया वाला व्याख्यान हम सब याद करें, तो उस व्याख्यान में बार बार ये कहा जा रहा है कि आओ ब्राह्मणों, आओ हिंदू, आओ मुसलमान, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। ये जातीय निर्माण की प्रक्रिया नवजागरण काल में हमको दिखाई पड़ती है, और हमारे उस जमाने के लेखक इसके लिए प्रयासरत थे। एक हिंदी का विख्यात निबंध है, दयनीय महानता की दिलचस्प दास्तान। राजेंद्र यादव ने अपने उस निबंध में हिंदी में पहली बार जासूसी, अय्यारी के उपन्यासों के खाते में डाले गए खत्री जी के बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर विचार किया, और उन्होंने ये कहा कि कुल मिलाकर यह उपन्यास जातीय अस्मिता की खोज का उपन्यास, जिसमें कि जो मुख्य पात्र है उसके भीतर ये कहीं ना कहीं भाव है कि वो पराजित तो हो गया है अंग्रेजों से, लेकिन वो परास्त नहीं हुआ है। और ये जो पराजय और प्रतिरोध, इसकी द्वंद्वात्मकता को यादव जी ने उस पूरे उपन्यास से अनेकानेक उदाहरण देकर रेखांकित किया। उन्होंने ये बताया कि आप देखें, उस उपन्यास में जो मुख्य मुद्दा है वो ये कि भारत की जातीयता का असली वाहक कौन है, और उसके लिए वहां एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया कि वो खजाना, उस खजाने का वारिस कौन है। वो खजाना क्या है? वो कुल मिला के भारत की अपनी आइडेंटिटी है, भारत की अपनी अस्मिता है। बाबू देवकी नंदन खत्री की एक बड़ी सीमा थी कि वो भारत के सामंत वर्ग को यहाँ की जातीयता का, जातीय अस्मिता का वाहक समझते थे। तो इस तरह से हम सब जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो समाज का आम आदमी होता है, जिसको हम जनता कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसकी जो व्यापक हिस्सेदारी, व्यापक भागीदारी होती है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कई बार युगबोध की सीमा होती है, और उस युगबोध में लेखक को कई बार लगता है कि जो सामंत वर्ग है वही जातीयता का असली वाहक। नवजागरण काल में मित्रों, आप देखेंगे एक और अंग्रेजों के प्रयास से, या हम कहें कि उनकी जो नीतियां थी उनकी वजह से, एक और मुसद्दस नाम की किताब आपको मिलती है, अल्ताफ हुसैन हाली। वहां भी कहीं ना कहीं जातीय अस्मिता को लेकर चिंता है।
और उसके जवाब में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती जब लिखी और ये कहा कि सर सैयद से पूछा गया कि अगर तुम जाओगे ये दुनिया को छोड़कर तो खुदा के दरबार में लोग पूछेंगे कि क्या महत्वपूर्ण काम किया तुम। तो मैं कहूंगा, सर सैयद ने जवाब दिया कि मैं कहूंगा कि मैं हाल ही से मुसद्दस लिखवा आया हूं। इतनी महत्वपूर्ण वो किताब। एक भारत में एक धार्मिक समुदाय के भीतर आजादी के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, तो इस बात को लेकर एक चिंता की स्थिति वहां हाल ही के मुसद्दस में हमको दिखाई देती। जातीय अस्मिता बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत ही जटिल शब्द है। अल्लामा इकबाल ने जब कहा कि तुम मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो, ये कहीं ना कहीं जातीयता की ही खोज या उस पर बल देने का ये नतीजा था कि उन्होंने जो फिरकावारियत है, मुसलमानों के भीतर जो फिरकावारियत है, उसकी उन्होंने मुखालफत की, उसका विरोध किया। और इस तरह से एक पक्ष वहां दिखाई पड़ता है, दूसरा पक्ष जो कि हाल ही के मुसद्दस के जवाब में मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की, तो आप देखें वहां आर्य शब्द पर बहुत ज्यादा बल है। वह भी जातीय विमर्श का ही हिस्सा है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारी आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। और जब हम ये कहते हैं कि इसके निवासी आर्य हैं, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि तमाम तरह के सम्मान के बावजूद इस आर्य में से हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि खुद को अनार्य मानता है, जो खुद को द्रविड़ मानता है, वो छूट जाता है। यहां तक कि जयशंकर प्रसाद अभी हाल में विजय बहादुर सिंह ने जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद नाम की किताब लिखी है। आप प्रसाद के यहां भी देखेंगे, वहां पर भी आर्य शब्द पर बहुत ज्यादा बल है। वो जो प्रसिद्ध गीत है उनका, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उसी में है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। ये जो आर्य शब्द पर बहुत ज्यादा बल है, तो आप देखें कि इसमें अनार्य छूट जाता है। हमको ऐसे में रविंद्रनाथ को याद करना होगा, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पंक्ति लिखी और जगह जगह लोगों ने उसको उद्धृत किया है। आप में से कई विद्वानों को मालूम होगा, जहां वो कहते हैं कि हेथाए आर्य, हेथा अनार्य, हेथाए द्राविड़ चीन, शक हून दल पाठान मुगल, एक देह होल लीन। ये आर्य, ये अनार्य, ये द्रविड़, और फिर कहते हैं उसमें शक, हून, पठान,
मुगल सब मिलकर जो एक संश्लिष्ट जातीयता बनती है वही भारत की अपनी जातीयता है। ये जो एक व्यापक दृष्टि, उसका एक उन्मेष रविंद्रनाथ की कविता में मिलता है, जहां की वो राष्ट्रीयता की सीमा को भी तोड़ते हैं गोरा उपन्यास में, और एक अंतर्राष्ट्रीय मनुष्य की कल्पना करते हैं, एक ग्लोबल ह्यूमन बीइंग की कल्पना करते हैं। उस जमाने के जितने भी लेखक थे, उनके यहाँ जातीयता का मतलब हिंदुस्तान का अतीत, अतीत का वैभव, उसका गौरवगान। तमाम बड़े कवियों के यहाँ आप देखेंगे लोग शिवाजी को याद करते हैं, राणा प्रताप को याद करते हैं। निराला की कविता में कहा गया कि पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। जागो फिर एक बार कविता में दिनकर के यहाँ वैशाली को याद किया गया। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, री ओ उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहाँ। वो जो हिमालय पर उनकी प्रसिद्ध कविता है। हमारे मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये हमारे लेखक अतीत को याद करते हैं। तो क्या पुनरुत्थान भावना है? हमेशा याद रखें कि किसी भी देश में राष्ट्रीयता का उदय पुनरुत्थान भावना के साथ ही होता है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण नाम की जो किताब है दिनकर जी की, उसमें मैथिली शरण जी पर लेख लिखते हुए जो शीर्षक दिया गया है वो है पुनरुत्थान के कवि मैथिली शरण। ये पुनरुत्थान कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब हमारा मुल्क आजाद हो गया, उसके बाद ये जो जातीयता की अवधारणा थी, जिसका कि एक निचोड़, बौद्धिक निचोड़ भारतीय संविधान के रूप में हमको प्राप्त हुआ, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो वी द पीपुल है, हमेशा ध्यान दें कि इसमें बहुत सारे स्तर, संस्तर, लेयर्स, और उसके बाद यह जो केंद्रीयता थी, तो मुल्क तो मिल गया हमको। और रविंद्रनाथ ने जैसा कहा कि हम एक कौम बन गए, कि हिंदुस्तान में रहने वाला किसी बिरादरी का आदमी, किसी मजहब का आदमी, वो हिंदुस्तानी। लेकिन उसके बाद हिंदी के लेखकों का ध्यान गया कि ये कह देने से काम नहीं चलेगा, केंद्रीयताएं टूटी, और जब केंद्र टूटता है तो नए केंद्र बनते हैं, और जो नए केंद्र बने हैं उसमें जो स्त्री है उसकी मुक्ति की बात, जो दलित है जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके पहले फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने, और तमाम एक लंबी परंपरा है जिसमें कि चंद्रिका प्रसाद जी की आंसू आते हैं, इसमें ललई सिंह यादव आते हैं। तो जो दलित हैं उन लोगों ने वो मध्यकाल तक गए, वो कबीर और रैदास तक गए, और वहां से उन्होंने अपने आप को जोड़ा। और ये उनकी जो आशा थी, उनकी जो आकांक्षा थी, उनकी जो जरूरतें थी,
उनके साथ जो अत्याचार अनाचार लंबे समय से हो रहा था, तो उसकी अभिव्यक्ति ये हिंदी साहित्य में हुई और पुरजोर तरीके से। ठाकुर का कुआं नाम से प्रेमचंद की कहानी से हम सारे लोग परिचित हैं, लेकिन हम सबको मालूम है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनसे मेरी मुलाकात है हैदराबाद में, हमने एक कार्यक्रम में शिरकत की थी एक साथ, उन्होंने भी ठाकुर का कुआं कविता लिखी। प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कविता लिखी, और उस कविता में वो कहते हैं कि सब कुछ, तालाब किसका है, मिट्टी किसकी है, खेत किसका है, सब ठाकुर का। तो कहा कि मेरा क्या है। ये जो एक समुदाय है, इसको एक लंबे समय से इतिहास की धारा में जो छूट गया पीछे, और दुनिया में ऐसा होता है कि जो लोग विकास की प्रक्रिया में एक बार पीछे छूट जाते हैं, तो उनको फिर आगे लाने में काफी समय लगता है। और ऐसा देखा गया कि काफी समय लग रहा है। इतने प्रयास के बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद आज भी ये काम नहीं हो पा रहा है। एक मिनट मित्रों, कहना ये है कि स्त्रियां जैसे दलित हैं, आत्मकथा के रूप में उनकी अभिव्यक्ति सामने आई है, कविताओं के रूप में आई है, कहानियों के रूप में आई है। जूठन या मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा, तो ऐसे अनेक आप कृष्णा सोबती को देखें, ए लड़की, जो उनकी कहानी है नॉवेलेट के रूप में। मैत्रेयी पुष्पा जी ने चाक उपन्यास लिखा, इदन्नमम या चाक उपन्यास। तो आप देखिए मित्रों, मैं निवेदन ये करूंगा कि कृष्णा सोबती ने ए लड़की जैसी रचना लिखी, मित्रों मरजानी जैसी रचना लिखी, तो वहां जो एक बोल्डनेस है, वो जो बोल्डनेस है जिसमें कि एक स्त्री अपनी दैहिक जरूरतों के बारे में बात कर सकती है, जो भारतीय समाज में बहुत सारे सेंसर और दुनिया के दूसरे समाजों में भी ऐसे सेंसर हैं। और इसके अलावा अगर कात्यायनी को हम लोग पढ़ें, उनकी प्रसिद्ध कविता इस स्त्री से डरो, इसमें कहा गया कि ये सब कुछ जानती है, ये जाल के बारे में जानती है, ये पिंजरे के बारे में जानती है। और उसमें, उस कविता में इतना समय नहीं है तो सारी कविताएं मैं आपके सामने उद्धृत करूं, तो उसमें अंत में कहा गया कि इस स्त्री से डरो। हॉकी खेलती लड़कियां, कात्यायनी की प्रसिद्ध कविता। या फिर और आप पहले जाएं अगर, तो 7 भाइयों के बीच चंपा, कि कैसे 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी होती है और कैसे वो बाप की छाती पर सांप की तरह लौटती। तमाम तरह की ऐसी कविताएं आपको मिलेंगी। एक स्त्री के बारे में सबसे पहले भारतीय समाज में, मैंने और समाज भी देखा है, वहां भी है, इतना ज्यादा नहीं, ये जितने पिछड़े समाज हैं वहां ये चीज ज्यादा आपको मिलेगी। एक स्त्री तो किसकी बेटी है, किसकी बहू है, किसकी पत्नी है, किसकी बहन है, और फिर किसकी माँ है। जैसे हम लोग
विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। अनामिका ने अपनी एक कविता में कहा कि मैं बीए पास कोर्स, एक पास कोर्स होता है, एक ऑनर्स होता है, ऑनर्स की डिग्री ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कहा कि बीए पास कोर्स की एक पंक्ति हूं मैं। बीए पास कोर्स पे जो हिंदी विषय है उसमें कविता की कोई पंक्ति हूं मैं। नहीं करे कोई मेरी व्याख्या सप्रसंग, ऐसे पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का अधूरा अभंग। आप देखें कि वो अपने पति के कारण या पहले पिता के कारण, भाई के कारण, पति के कारण और पुत्र के कारण नहीं जाने। वह समाज व्यवस्था आधुनिक नहीं है जिसमें एक व्यक्ति अपने वर्ण के कारण, अपनी जाति के कारण, अपने जेंडर के कारण, अपने खानदान के कारण, और उस खानदान में ही पिता, पति, पुत्र, भाई सब आगे, तो वो आधुनिक समाज व्यवस्था नहीं। और जो स्त्रियां रचना कर रही हैं वो बराबर इस बात पर नाराजगी जता रही हैं, प्रतिरोध दर्ज कर रही हैं कि उनको उनकी रचनात्मकता के कारण, उनको उनकी गुणात्मकता के कारण पहचाना जाए। यही मांग दलित भी कर रहे हैं, यही मांग आदिवासी भी कर रहे हैं। हम सबको मालूम है आदिवासियों पर माँ श्वेता देवी जी ने कितना काम किया है। अपने यहाँ हिंदी में बहुत सारी रचनाएं, निर्मला पुतुल जी या एक युवा कवि हैं अनुज लोगोन, लगातार लोग लिख रहे हैं। रामदयाल मुंडा जी ने एक जमाने में काफी महत्वपूर्ण काम किया। वीर भारत तलवार ने जो आदिवासियों पे काम किया है, जो विमर्श है, उससे हम सारे लोग परिचित हैं। रचनाएं जो छपी मराठी से अनुदित होकर, उठाई गीर जैसी रचना, आप अगर उसको पढ़ें तो कैसे जो क्रिमिनल कोई ट्राइब, अंग्रेजों ने ट्राइब को बता दिया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब, अपराध करना इसका पेशा है, और जब वो चीज छप के आई उठाई गीर चल्या, तो उसके बाद लोगों की समझ में आया कि वो पेशा शौक से नहीं, मजबूरी में अपनाया, कि पहले से उस पर एक ठप्पा लगा हुआ है। मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बिरादरी के कारण, जेंडर के भेद के कारण जो ये चीजें हैं उसके विरोध में लिखी जा रही हैं। मैं फिर आपको पीछे ले चलूं। भारत दुर्दशा नाटक आप देखिए, उसमें एक कैरेक्टर है जो मंच पर आकर गाता है, वो कहता है हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। ये जो नवजागरण में जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता या फिर जेंडर के आधार पर भेदभाव, उसकी जो शुरुआत हो गई थी, कहीं पर प्रखर रूप में, कहीं पर मध्यम रूप, वो चीज आगे विकसित होती हुई आती है। और हमारे जमाने में स्त्री विमर्श के रूप में, दलित विमर्श के रूप में, आदिवासी विमर्श के रूप में, और उसके अलावा कुछ चीजें आपको मिलेंगी जिनका संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से, कि वो राई मासूम रजा का आधा गांव
अब्दुल बिस्मिल्लाह की झीनी झीनी बीनी चदरिया हो, या अस्कर वजाहत साहब का जो 7 आसमान उपन्यास है, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मार काट दंगा, इसको लेके तो इतनी रचनाएं लिखी गई हैं सांप्रदायिकता के विरोध में। मैं उनको अल्पसंख्यक विमर्श की रचना नहीं कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जो बहुसंख्यक वाद है उसके विरोध में जरूर जाती। इसमें अस्कर वजाहत ने अपनी एक कहानी में, जो कहानी का शीर्षक है दुख, उसमें दंगे के बाद 2 दादा मिलते हैं, राउडी, और दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कुछ नशा वशा कर रहे हैं। एक पूछता है उसमें कि दंगे में, उसका शीर्षक दुख नहीं, सॉरी, मुश्किल काम, तो दंगे में सबसे मुश्किल काम क्या है? तो दूसरा राउडी कहता है, दादा कहता है कि दंगे में बच्चों को मारना सबसे मुश्किल काम है। का क्यों? का इसलिए कि बच्चों को मारते समय अपने बच्चे याद आते। मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो रचनाएं हैं, हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये रचनाएं भी महत्वपूर्ण। अगर कामचोर कहानी महत्वपूर्ण है, अगर सलाम कहानी महत्वपूर्ण है, तो ये मुश्किल काम कहानी भी महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में सूरजपाल चौहान ने अहल्या जो कहानी लिखी, ये आप देखें कि पुरानी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जो पूरा गाथा है, ये अपराध उसने किया नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको अपराध मान लिया और उसको शाप दे दिया गया कि तू पत्थर हो जाओ। तो उस माइथोलॉजिकल स्टोरी को, उस पूरा गाथा से जुड़ी कहानी को रचनाकार सूरजपाल उठाते हैं अपनी रचना। उसी तरह से जो गणिकाओं की समस्या है, वेश्या जिसको हम कहते हैं, ये आज बाजार बंद है। इसमें जो पत्रकार है सुमित, आप देखें कि वो उन स्त्रियों को कहता है कि ये भी देश की बेटियां हैं, और इधर हिंदू अखबार में और दूसरी कई अंग्रेजी की पत्रिकाओं में कोरोना काल में भूख से मरती हुई देह बेचने वाली स्त्रियों को उसका पूरा विवरण छपा। वो भी हिंदुस्तान की, वो भी यहीं की नागरिक है, वो भी हमारी पैदावार है, हमारे समाज का एक अंग अवयव है। तो इस तरह से अब उसमें एक चीज है कि दलित में जो स्त्रियां हैं, जिसमें कि दोहरा अभिशाप जो आत्मकथा है उनकी, कौशल्या जी की, उसमें बताया कि बिरादरी के भीतर भी जेंडर है। मैं बार बार अपने छात्र मित्रों से कहता हूं कि जैसे वर्ग के भीतर जाति है, तो जाति के भीतर भी वर्ग है। उसी तरह एक समुदाय है, दलित समुदाय, वो मोनोलिथिक नहीं है, इतनी बिरादरी है, एक के बाद एक। कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए इसका विरोध किया था, वर्ण व्यवस्था का। उन्होंने कहा कि श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन करती है, इसलिए अमानवीय है। और उसमें बताया कौशल्या जी ने अपनी आत्मकथा में कि कैसे जो दलित पुरुष है, तो वो भी घर में वही मर्द है, वो भी अपनी स्त्री से उसी सेवा की अपेक्षा रखता है, वो मदद भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर जो मर्द है वो है। तो इस तरह से निवेदन है मित्रों, मैं समाप्त करूं जी, तो मैं समाप्त कर रहा हूं कि इस तरह से जो अस्मिता विमर्श है हिंदी साहित्य में, वह काफी फल फूल रहा है। रणेंद्र ने
ग्लोबल गांव के देवता जैसा उपन्यास लिखा, गायब होता देश जैसा उपन्यास लिखा। ये एक बहुत ही उर्वर भूमि है। इसमें पॉलिटिकली करेक्ट होकर लिखना एक बात है और सही सही चीजों को अभिव्यक्त करना बिल्कुल भिन्न बात है। मधुकर सिंह ने दुश्मन कहानी लिखी, वो दलित लेखक, उसमें बताया कि अपनी ही बिरादरी का आदमी जब नेता बन जाता है, संभवतः उसका नाम जगेसर है, तो वो जब बस्ती में आता है तो बाबू साहब लोगों से मिलने पहले जाता है। तो दलित समुदाय के लोगों को लगता है कि यह आदमी सत्ता प्राप्त करने के बाद में अपना आदमी नहीं रहा, यह दुश्मन बन गया। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो अंतर विरोध है, हमारे लेखक इन अंतर विरोधों को पकड़ रहे हैं और एक से एक अच्छी रचनाएं सामने आ रही हैं। आप सबने मुझको ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आपने हिंदी साहित्य के संपूर्ण वाङ्मय को अस्मिता विमर्श के संदर्भ में बहुत कम संक्षिप्त समय में बताया। सर से किसी भी तरह का जो हमारे फेसबुक और जूम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि वो सवाल करना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। 5 मिनट का समय हम सवाल जवाब के लिए रखे हैं, तो सादर स्वागत, आमंत्रित हैं सवाल आपके। हेलो सर जयवीर सिंह पुणे से बोल रहा हूँ। कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर से? हाँ जी, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो नई पीढ़ी है वो साहित्य की ओर न जाके नई चीजों की ओर जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे साहित्य की तरफ रुझान हो जाए? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का मेरे व्याख्यान से कोई संबंध नहीं है। ये सवाल एक बहुत बड़ा सामाजिक राजनीतिक सवाल है जिसका संबंध है पॉपुलर कल्चर से, लोकप्रिय संस्कृति। और आप देखेंगे कि मीडिया के आने के बाद पूरी दुनिया में और भारत में खास तौर से छपे हुए अक्षरों से गुजरने की प्रक्रिया कम, किताबों में दिलचस्पी कम हुई है। विजुअल्स में जो दृश्य है, वीडियो, उसमें दिलचस्पी ज्यादा हुई। हमारे परिवार में भी और आप सबके परिवार में लोग कई बार इस बात से परेशान हैं कि छोटे बच्चे वीडियो गेम बहुत ज्यादा खेलते या खेलना चाहते। तो ये मीडिया का बहुत ज्यादा एक विस्फोट, सूचना क्रांति का विस्फोट हुआ, उसके अपने फायदे हैं। हम लोग अभी बैठकर उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं यहाँ दिल्ली में हूँ अभी और मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ, ये सूचना क्रांति के कारण ही। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ है। बहुत सारी ऐसी सामग्री जो आपत्तिजनक है, जो समाज के लिए घातक है, वह सामग्री आपको वीडियो के रूप में मुफ्त में उपलब्ध है। बच्चों के गेम, बहुत सारे कार्टून शो जिनमें की हिंसा है, तो ऐसी चीजें हैं। पहले वो चीजें छप के आती थी पोर्नोग्राफिक किताबों के रूप में, लेकिन अब वो वीडियो के रूप में मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापक सवाल है यह, और इस पर मेरे पास इसका कोई समाधान तत्काल नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। फेसबुक के माध्यम से एक साथी ने प्रश्न किया है कि मुस्लिम विमर्श और किन्नर विमर्श के बारे में आपकी राय क्या है सर?
संक्षिप्त में बताएं सर। देखिए जी, मैं इसको मुस्लिम विमर्श कहना उचित नहीं समझता, मैं इसको अल्पसंख्यक विमर्श कहूंगा, वो ज्यादा सही शब्द होगा। और जो किन्नर है, आप देखें हाल तक हम लोगों ने देखा कि किन्नरों को लेकर जो समाज की धारणा रही, मैं ये कह रहा था ये जो अल्पसंख्यक विमर्श, मकसद इन सारे विमर्शों का सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। एक व्यक्ति जिसका कोई अपराध नहीं, मैं लक्ष्मी मैं हिजरा जो किताब है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की, आप अगर वो किताब देखें, और इसको लेके दुनिया भर के नाला सुपारा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, उपन्यास लिखा गया है, तो ये बुनियादी सवाल है सोशल जस्टिस का। एक व्यक्ति किस बिरादरी में जन्म लेगा, किस धर्म में जन्म लेगा, अगर वो शारीरिक दृष्टि से अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है, वो भीतर उसके पुरुष का मन है और स्त्री का शरीर है, या स्त्री का मन है पुरुष का शरीर है, तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं। अगर व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है तो उस व्यक्ति को नीचा दिखाना, उससे घृणा करना, उसका मजाक उड़ाना, विकलांग के प्रति आप देखें वो भी एक विमर्श, दिव्यांग जिनको कहा गया, ये जो दिव्यांग हैं या विकलांग हैं, आप देखिए हिंदी इलाके में, मैं हिंदी इलाके का हूं, और हर इलाके में इतनी सारी कहावतें कि जिसकी एक आंख खराब होती है, एक पैर जिसका खराब होता है, जो लंगड़ा होता है। आप रामचरितमानस में जो मंथरा है, यदि उसका चरित्र चित्रण देखें विस्तार से, तो कुबड़ी बार बार उसको कहा जा रहा है, और उसका उल्लेख करके कहा गया कि तीय विशेष पुण्य चेरी सुन कही भरत मातु मुस्कान, काने खोड़े कुबरे कुटिल कुचाली जान, काना इसकी एक आंख खराब, लंगड़ा कुबड़ा, हम सबको मालूम है कि पीठ पर कुबर निकल जाना ये एक डिफॉर्मिटी है, एक फिजिकल डिफॉर्मिटी है, एक शारीरिक विकलांगता है, एक बीमारी है। कई बार उसकी सर्जरी होती है। मैं मित्रों से निवेदन करूं, अंतोनियो ग्राम्सी को ये तकलीफ थी, उनके पिता बहुत बड़े आदमी नहीं थे, उन्होंने सर्जरी नहीं कराई, उन्होंने लिखा है कि स्कूल में बच्चे उनको कुबड़ा ग्राम्सी करके चिढ़ाते थे। तो ये जो धारणा है, ये शिक्षा से, संस्कार से, सांस्कृतिक चेतना से ये चीजें खत्म होंगी। जो बुनियादी मामला है वह न्याय का है, बराबरी का है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।